ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो कवर किया है अभी तक के क्लास में, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं उनको हमने देखा है और सीखा है। ठीक है, चार्ज से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हमने चार्ज को समझा, हमने करंट को समझा, हमने करंट और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में अंतर को समझा, हमने पोटेंशियल को समझा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और जाहिर है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए हमने ग्रेविटेशनल फील्ड्स में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सहारा लिया। फाइनली हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को समझे और बाद में हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। कहीं भी कभी भी हमें चार्ज का फ्लो कराना है तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना होगा, और हमेशा चार्ज का फ्लो हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की तरफ होगा। और इसी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज कहते हैं, जिसको हम लोग वोल्ट्स के यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर इज रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट वोल्ट। ठीक है, जैसे अगर 10 वोल्ट है तो डेफिनेटली उसका मतलब है कि आपका जो भी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो बैटरी हो चाहे वो जनरेटर हो, उसमें जो हायर पोटेंशियल प्लेट है वो 10 वोल्ट पे है एंड लोअर पोटेंशियल प्लेट 0 वोल्ट पे है, एंड 10 - 0 दैट इज 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर। तो हम लोग इस पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहते हैं और वोल्ट के यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतनी सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। मेरे ख्याल से सबको अब तक समझ में आ गया होगा, जितना भी क्लास हुआ है सबका कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा। ओके, ठीक है, तो आज हम लोग और उससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग आ जाएंगे ओम्स लॉ में। ठीक है, आज हम लोग ओम्स लॉ को कवर करेंगे। तो टॉपिक दीजिए ओम्स लॉ, OHM। इसके बाद आपको उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और अदर क्वांटिटीज पे आएंगे। तो सबसे पहले ओम्स लॉ। ये आज का टॉपिक दे दीजिए। ठीक है, ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जिस तरह होता है क्या है कि हम लोग कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, चाहे हिंदी सीखें या इंग्लिश सीखें। इंग्लिश में भी क्या होता है, अगर हम लोग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग अल्फाबेट्स पे आते हैं, ABCD। ठीक है, तो जिस तरह ABCD बेसिक है किसी लैंग्वेज को, इंग्लिश को सीखने के लिए, उसी तरह हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ओम्स लॉ उतना ही बेसिक, उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साइंटिस्ट थे सर जॉर्ज सिमोन ओम, उन्होंने प्रपोज किया था ये लॉ। सर जॉर्ज सिमोन ओम, सर जॉर्ज सिमोन ओम ने इस लॉ को प्रपोज किया था, और ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने में और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अलग अलग तरह के एनालिसिस में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ को हम लोग सीखेंगे। सर जॉर्ज सिमोन ओम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इन्वेंट किया था, प्रपोज किया था इस लॉ को, और उनके नाम पे ही हम लोग इस लॉ को ओम्स लॉ कहते हैं। मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है, अब ओम्स लॉ है क्या? बहुत लोगों ने अब तक ओम्स लॉ को जाना होगा, समझा होगा। कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज ओम्स लॉ? ओके, ठीक है, ओके, लिसन मी। अब तक जितने लोगों ने डेफिनेशन बोला है ना, सबने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यूज किया है। ठीक है, ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है जो हमेशा सब लोग बोलते हैं। होता क्या है कि स्टार्टिंग के क्लासेस में ही मैंने आपको बताया है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। यानी इंजीनियरिंग में जो भी चीजें हम लोग सीखते हैं ना, उसको एज ए लैंग्वेज क्या होता है, हम जो चीज देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिन चीजों को जान रहे हैं, उन्हें दूसरे तक कैसे पहुंचाएंगे? लैंग्वेज का इस्तेमाल करके पहुंचाएंगे। मैं बोलूंगा अपनी चीजों को, अपने एक्सप्रेशन को, अपनी फीलिंग को, और मैं एक लैंग्वेज का यूज करके उन चीजों को बोलूंगा, और दूसरा जो उसी लैंग्वेज को जानता होगा उन्हें समझ पाएगा। ठीक है, तो हमेशा हम लोग मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास है, कुछ भी जो मास हो, दो पार्टिकल है, सपोज दैट m मास m1 मास एक पार्टिकल का है, m1 मास दूसरे पार्टिकल का है, तो हम लोग कहेंगे ना कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जो दोनों पार्टिकल पे लगेगा और दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, इन चीजों को हमने समझा है। लेकिन मैथमेटिक्स हमारे इस काम को आसान कर देता है। इस चीजों को, इन चीजों को अगर हम मैथमेटिक्स जानते हैं और जिन्हें बताने जा रहे हैं वो भी अगर मैथमेटिक्स जानते हैं, तो इन चीजों को लैंग्वेज में जो हम समझाएंगे उससे कहीं आसानी से हम लोग मैथमेटिक्स से समझा सकते हैं। हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि यहाँ एक फोर्स लगेगा जो कि G m1 into m2 और इसके बीच का डिस्टेंस अगर r है, अगर इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस r है तो r² के बराबर होगा। ठीक है, तो जो चीजें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कॉमन लैंग्वेज में, जो कंसेप्ट को कि दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल जब भी नजदीक रहेंगे एक r डिस्टेंस से तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा अगर इन दोनों पार्टिकल्स का मास m1 m2 है। इतना लैंग्वेज को देखो हमने मैथमेटिक्स का यूज करके कितना सिंपलीफाई कर दिया। अब हम लोग जो मैथमेटिक्स को जानने वाले हैं उनके सामने ये इक्वेशन रखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि m मास इक्वेशन में फीड करें, m1 मास, m2 मास इक्वेशन में फीड करें, इस r डिस्टेंस इक्वेशन में फीड करें तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कितना लग रहा है। तो होता क्या है कि हमारे अंडरस्टैंडिंग को आप तक पहुंचाने का जरिया मैथमेटिक्स है। ठीक है, हमारे कंसेप्ट को बताने के लिए लैंग्वेज मैथमेटिक्स है, लेकिन मैथमेटिक्स को यूज करके हम कंसेप्ट को नहीं आएंगे, हम लोग कंसेप्ट को समझाने के लिए मैथमेटिक्स का यूज करेंगे। सब लोग यहाँ पे ओम्स लॉ को बोल रहे हो कि प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, V इज इक्वल टू RI, या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, या सॉरी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इसी को जब सिंपलीफाई करेंगे तो V इज इक्वल टू RI। एवरीवन इज यूजिंग दिस mathematical equation, everyone is trying to express this mathematical equation। हमारे कंसेप्ट को बताने का जरिया मैथमेटिक्स है, ना कि मैथमेटिक्स को यूज करके हम कंसेप्ट को बताएंगे। गॉट दैट? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब समझो इन चीजों को, ठीक है, अब समझो इन चीजों को। ये बोलना कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के या V इज इक्वल टू RI, दैट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये इक्वेशन सही है, ये ओम्स लॉ के वजह से इक्वेशन आया, लेकिन ना कि इस इक्वेशन की वजह से ओम्स लॉ पे जाएंगे। पहले हम लोग ओम्स लॉ के कांसेप्ट को समझेंगे, तब देखेंगे कि ये इक्वेशन कैसे डिराइव हो गया था, ये इक्वेशन कैसे डिराइव हो गया था। तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। आई एम आस्किंग अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, अब सब लोग समझो इन चीजों को। अब ओम्स लॉ अच्छे से आप लोग समझिए कि है क्या। ठीक है, तो सपोज दैट एक सर्किट हम लोग ले लेंगे, कोई भी एक कंडक्टर है, मान लो इस तरह का सिलिंड्रिकल शेप का कोई भी एक कंडक्टर है। ठीक है, अगर इस कंडक्टर को मान लो इस तरह से हमने सर्किट में डाल दिया और एक वोल्टेज हमने प्रोवाइड कर दिया। गॉट दैट? ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, अगर हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। मैंने पहले ही आपको बताया है कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हमें प्रोवाइड करना है और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि दिस longer line, this larger line means the plate at higher electrical potential and this smaller line means the plate at lower electrical potential and there is a potential difference। और जैसे ही potential difference है, इसका मतलब यहाँ पे हमने वोल्टेज के सोर्स को लगाया है और जैसे ही वोल्टेज का सोर्स एक सर्किट में लगेगा, सर्किट का पाथ कंप्लीट है, करंट फ्लो होने लगेगा। गॉट दैट? ठीक है, अब समझो बहुत ध्यान से, अब समझो बहुत ध्यान से ओम्स लॉ का स्टेटमेंट और सारे कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। इसके बाद हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे आएंगे। ठीक है, तो ओम्स लॉ में ये कहा जाता है कि मान लो सपोज एक कंडक्टर है। अब सब लोग बहुत ध्यान से समझिए इसको। ओम्स लॉ में है क्या ना, एक कंडक्टर हमने लिया, कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर पे सपोज दैट कोई भी दो पॉइंट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट। ठीक है, चलो इसका नाम दे देते हैं, बहुत इजी है। एक का नाम दे दीजिए A, एक का नाम दे दीजिए B। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज दैट V वोल्टेज इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने अप्लाई किया। और आपको मैंने पहले ही बताया कि जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, अगर सर्किट कंप्लीट है, इसको अगर हम लोग इस कंडक्टर को सर्किट में अगर डाल दिए होते, जैसा मैंने पहले दिखाया था, तो क्या होगा, वहां पे हमने वोल्टेज लगाया और इसको सर्किट के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा, यस,
करंट फ्लो करने लगेगा। ओके, ठीक है। फिर से ध्यान से समझिए, एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे कहीं भी कोई भी दो पॉइंट हमने ले लिया, हमने नाम दे दिया ए और बी। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच हमने V वोल्टेज अप्लाई किया और इस V वोल्टेज अप्लाई करने के वजह से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में I करंट फ्लो होने लगा। सपोज दैट इन दोनों पॉइंट के बीच में, इस कंडक्टर के अंदर इन दोनों पॉइंट के बीच में I करंट फ्लो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने वोल्टेज V अप्लाई किया है, ठीक है। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये जो रेशियो है, कौन सा रेशियो? वोल्टेज इज टू करंट का जो रेशियो है ना, ये कांस्टेंट होगा। गॉट दैट? समझ में आ रहा है? दिस इज एक्चुअल में, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। समझो इसको, पहले ध्यान से फिर से समझिए। कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर, इस पे कोई भी दो पॉइंट लेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर हमने V वोल्टेज अप्लाई किया और इस वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर I करंट फ्लो हो रहा है, तो ये वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है ना, ये कांस्टेंट होगा। ये आपका ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। गॉट दैट? दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है। और जब हम लोग एक्चुअल में, अब होता क्या है ना कि साइंस और इंजीनियरिंग में खास बात क्या है, साइंस को हम लोग अप्लाइड साइंस भी कहते हैं या इंजीनियरिंग को हम लोग अप्लाइड साइंस भी कहते हैं, ठीक है। साइंस क्यों है? क्योंकि इसका प्रैक्टिकल अप्रोच, साइंस अपने आप में यूनिक क्यों है, इंजीनियरिंग अपने आप में यूनिक क्यों है? क्योंकि इसका प्रैक्टिकल अप्रोच पॉसिबल है। जो भी चीजें थ्योरेटिकली हम लोग समझते हैं, जो भी कांसेप्ट को थ्योरेटिकली हम लोग समझते हैं, उसको कई बार कभी भी हम लोग एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके देख सकते हैं और हर बार हमें पता चलेगा कि जिस लॉ को हमने डिजाइन किया था ना, जो लॉ यूनिवर्सल है, जो लॉ कांस्टेंट है, जो लॉ वाकई में एग्जिस्ट करता है, उस लॉ को एक्सपेरिमेंटली अगर हम लोग वेरीफाई करके देखेंगे तो हर बार एक्सपेरिमेंट हमें यही बताएगा कि हाँ, वो लॉ का सारा स्टेटमेंट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से सही है। गॉट दैट? यानी कितनी बार भी एक्सपेरिमेंट करके उन्हें हम लोग चेक कर सकते हैं। तो जब इन चीजों को बार-बार हम लोग जब वेरीफाई करते हैं, जब बार-बार हम लोग प्रैक्टिकली चेक करते हैं, एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं, तो ये कांस्टेंट इस मटेरियल के इन दो पॉइंट के बीच के रेजिस्टेंस के बराबर आता है। यानी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के बाद ध्यान से समझो, पहले हमने ओम्स लॉ को समझा। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी कंडक्टर में कोई भी दो पॉइंट लेंगे, उन दो पॉइंट के बीच अगर हमने V वोल्टेज अप्लाई किया है तो उन दो पॉइंट के बीच से I करंट फ्लो करेगा। अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो इस V और I का रेशियो कांस्टेंट है। और जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली एनालिसिस करते हैं बहुत बार, तो हम लोग देखते हैं कि ये कांस्टेंट जो आता है उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है और वो वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर आता है। गॉट दैट? ठीक है। तब हम लोग कहते हैं, पहले समझो, पहले ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि V by I का रेशियो कांस्टेंट होगा। और जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हर बार ये कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू के बराबर आता है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। और तब हम लोग कहते हैं कि V by I is equal to R and R is resistance। और इससे जाके ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है V is equal to RI। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लोग कह सकते हैं कि हियर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। बट दिस इज नॉट द स्टेटमेंट। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सही है, V is equal to RI। इस मैथमेटिकल इक्वेशन को देख के हम लोग कह सकते हैं कि V is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ये है कि किसी भी कंडक्टर पे कोई भी दो पॉइंट लेंगे, इन दो पॉइंट के बीच अगर हमने V वोल्टेज अप्लाई किया है और इस V वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से अगर I करंट इन दोनों पॉइंट के बीच में फ्लो हो रहा है, तो इस V और I यानी इस वोल्टेज और करंट का रेशियो कांस्टेंट होगा। ये आपका ओम्स लॉ है। इसके बेसिस पे हमने इस मैथमेटिकल इक्वेशन को डिजाइन किया और इस मैथमेटिकल इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। गॉट दैट? कांसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। अब लिखिए इसका स्टेटमेंट, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, जो मैंने आपको हिंदी में इजी लैंग्वेज में समझाया, इसको आप ऑफिशियल लैंग्वेज में, इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है। तो अब ओम्स लॉ लिखिए, लिखिए द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, इस तरह से लिखना है, V को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स on a conductor, the ratio of potential difference V between any two points on a conductor, कॉमा देखिए उसके आगे लिखिए, to the current I, to the current I, I को भी इस तरह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में,
फ्लोइंग बिटवीन देम, फ्लोइंग बिटवीन देम, देम का मतलब ये दो पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चाहो तो ऐसे लिख लो, फ्लोइंग बिटवीन दोज टू पॉइंट्स, ठीक है, उन्हीं दो पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं। फ्लोइंग बिटवीन देम इज कांस्टेंट, ठीक है। आगे लिखिए और अगला लाइन जो है उसी में कॉमा देके अगला लाइन, यही आपका कंडीशन होगा, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर डू नॉट चेंज, ठीक है। अब समझ में आया? तो ओम्स लॉ आपको समझ में आ गया। अब स्टेटमेंट में हम लोग आएंगे और स्टेटमेंट के बाद हम लोग कंडीशंस में आएंगे, ठीक है। ओम्स लॉ में क्या समझ में आया आपको? तो यहाँ पे क्या है, आपको जो मैंने लैंग्वेज लिखाया उसी को मैंने पहले इजी शब्दों में समझाया था, ठीक है। अब हम लोग लैंग्वेज पे आ जाते हैं। रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन ए कंडक्टर टू द करंट I। अब जाहिर है रेशियो दो चीजों का होगा, तो एक वोल्टेज का रेशियो, इन दो पॉइंट्स के बीच के वोल्टेज का रेशियो, दूसरा क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में फ्लो हो रहे करंट का, ठीक है। तो इस वोल्टेज और करंट का रेशियो, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ the voltage V between any two points on a conductor to the current I flowing through them is constant। ये आपका स्टेटमेंट है। कंडीशन ऑफ, जाहिर है ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि V by I, ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट हमने लिख लिया, यानी इसके बाद हम लोग इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट जब लिखेंगे, जो लैंग्वेज में हमने कहा उसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे, तो क्या है, तो इन दोनों के बीच का रेशियो, वोल्टेज का रेशियो, सॉरी इन दोनों के बीच का वोल्टेज और इन दोनों के बीच फ्लो हो रहे करंट का रेशियो, ये कांस्टेंट है। ये मैथमेटिक्स में हमने यूज किया, इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने डाला, ये ओम्स लॉ है, ठीक है। और जैसे ही जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये किसके बराबर आता है, तो ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच के रेजिस्टेंस के बराबर आता है। जो दो पॉइंट हम लोग लेके चले थे उसके बीच के रेजिस्टेंस के बराबर आता है। और हम लोग फिर लिखते हैं ये V by I is equal to R, और इसी को फर्दर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो इसी को फर्दर हम लोग लिख देते हैं V is equal to RI। ये आपका ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है, आगे चल के आपको रेजिस्टेंस पढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस में भी हम लोग डिटेल से आएंगे। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, जाहिर है ओम्स लॉ पे वैलिड होने के लिए भी कुछ कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर डू नॉट चेंज, ठीक है। ओम्स लॉ तो ये होगा, ओम्स लॉ तो ये होगा। ओम्स लॉ से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग डिजाइन करेंगे तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हमें मिलेगा, लेकिन ये वैलिड कब है, एक कंडीशन होने के बाद ही ये वैलिड है। और कंडीशन क्या है कि इस मटेरियल का, जो मटेरियल हमने लिया था, जो कंडक्टर मटेरियल हमने लिया था, इस मटेरियल और इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं करे। दूसरा कंडीशन क्या है, इस कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं करे, ठीक है। तो हम लोग आगे चल के देखेंगे, जब हम लोग रेजिस्टेंस को समझेंगे। अभी हमने देखा कि ओम्स लॉ के हिसाब से ये जो रेशियो आता है वोल्टेज और करंट का, वो कांस्टेंट आता है। और बाद में जब हम एनालिसिस करते हैं एक्सपेरिमेंट में, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो रेशियो है वो R के बराबर आता है, ठीक है, रेजिस्टेंस के बराबर आता है। अब होगा क्या कि आगे जब हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे, रेजिस्टेंस को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस में भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंस होता है। यानी एक मटेरियल का, कोई भी मटेरियल हमने ले लिया, कोई भी मटेरियल हमने ले लिया, और उस मटेरियल का अगर कोई टेम्परेचर है, उस मटेरियल के किसी दो पॉइंट्स के बीच का, उस मटेरियल में किसी दो पॉइंट्स के बीच का अगर कोई रेजिस्टेंस है, सपोज दैट A और B दो पॉइंट है, इसके बीच का अगर रेजिस्टेंस R है, जो कि ओम्स लॉ के हिसाब से हमने निकाला है, ठीक है। तो ये R रेजिस्टेंस इस मटेरियल का इन दो पॉइंट्स के बीच तो होगा, लेकिन ये टेम्परेचर डिपेंडेंस होगा। हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर के वैरी करने के कारण, टेम्परेचर के वैरी करने की वजह से इस रेजिस्टेंस में भी वेरिएशन आता है, जिसको आगे चल के आपको और बताएंगे। तो हम लोग लिखते हैं कि R एट पर्टिकुलर टेम्परेचर RT इज इक्वल टू R एट रेफरेंस टेम्परेचर R0 into 1 plus अल्फा, और जो टेम्परेचर में वेरिएशन आया उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा T से। जो टेम्परेचर में वेरिएशन आया उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा T से। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज करती है, इंक्रीज और डिक्रीज करती है टेम्परेचर के वेरिएशन के हिसाब से, इस डेल्टा T के हिसाब से, ठीक है।
तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ ओम्स लॉ की वैलिडिटी के लिए दो कंडीशन है। एक तो इस कंडक्टर का और कंडक्टर के सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा। दूसरा, इसका फिजिकल कंडीशन नहीं बदलना चाहिए। आगे चल के जब हम लोग रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे तो ये भी देखेंगे, और आगे चल के जब हम लोग रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे तो देखेंगे R = ρ L/A। यहाँ रो रेजिस्टिविटी होती है, बताएंगे, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, और लेंथ और एरिया इस कंडक्टर का। तो अगर फिजिकल कंडीशन में बदलाव आया, सपोज दैट इस मटेरियल में हमने हैम्परिंग कर दी, इस कंडक्टर में हमने हैम्परिंग कर दिया, तो हो सकता है इस मटेरियल का लेंथ चेंज कर जाए, या हो सकता है उसका एरिया बदल जाए। तो जाहिर है इन दोनों में बदलाव आएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में बदलाव आएगा। जैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू में बदलाव आएगा तो इसमें बदलाव आने का मतलब है ये रेशियो बदलाव का आना। तो जाहिर है ओम्स लॉ के वैलिड होने के लिए क्या कंडीशन है कि ये रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर इसमें हमने हैमरिंग कर दी तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस में बदलाव आ गया, क्योंकि लेंथ और एरिया में बदलाव आया, और इसके बदलाव होने की वजह से क्या होगा, इस रेशियो में बदलाव आ जाएगा। और जाहिर है रेशियो में बदलाव आया इसका मतलब कांस्टेंट नहीं है। तो जाहिर है ओम्स लॉ के वैलिड होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए। एक कि आपके उस कंडक्टर का, उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं बदले। दूसरा कंडीशन, उस मटेरियल का फिजिकल कंडीशन चेंज ना करे। ये दो कंडीशन रहेंगे तब आपका ओम्स लॉ वैलिड रहेगा। गॉट दैट? ठीक है। उसके आगे लिख लीजिए वेयर, ये लिखने के बाद V by I = R आ गया। उसके बाद वेयर R is the, R को भी उसी तरह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, वेयर R is the, क्या है R बताइए, इस केस में R क्या है, कौन सा रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस किसके बीच का है, यस, बहुत बढ़िया, A और B के बीच का। क्योंकि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं ना, देखो स्टार्टिंग से ध्यान में रखो, तो A और B पॉइंट्स को ही हम डिस्कस कर रहे हैं ना। A और B के बीच में वोल्टेज भी अप्लाई कर रहे हैं, A और B के बीच में फ्लो होने वाले करंट को ही देख रहे हैं। तो जाहिर है A और B के बीच का ही रेजिस्टेंस होगा ये। व्हाट दैट? ठीक है, तो इसको लिखिए वेयर R is the resistance of the conductor, where R is the resistance of the conductor between the two points, ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो A and B, between the two points considered earlier। ठीक है, तो ये आपका ओम्स लॉ हो गया। और हमेशा ध्यान में रखना कि दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ, V = RI। ठीक है, इसलिए आगे से आप लोग कभी भी कोई ओम्स लॉ पूछे तो इसको मत एक्सप्लेन करने लगना। हमने लॉ को समझा, उसके स्टेटमेंट को समझा, उस स्टेटमेंट के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से डिराइव होके ये आया। ठीक है, अब अगला टॉपिक दे दीजिए रेजिस्टेंस। हमने देखा कि ओम्स लॉ के कांसेप्ट का यूटिलाइजेशन करके हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में जान सकते हैं। तो अब आ जाइए रेजिस्टेंस पे। ठीक है, अब व्हाट इज रेजिस्टेंस? कैन एनीवन एक्सप्लेन? ठीक है, हम लोग कह सकते हैं ना कि रेजिस्टेंस किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से, जिसके वर्च्यू से, जिसके प्रभाव से वो अपने से होके गुजरने वाले इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करे। ठीक है, इसी को लिख लेना है। तो रेजिस्टेंस को लिख लीजिए, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल या कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर और ओब्लिक करके उसके बाद मटेरियल लिख लीजिए, इस तरह ओब्लिक करके, कंडक्टर के बाद ओब्लिक करके मटेरियल। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, ओब्लिक करके मटेरियल, by virtue of which it opposes or restricts, ब्रैकेट में लिख लीजिए, और restricts, रुक जाओ, restricts, resistance is the property of a material, कंडक्टर और ओब्लिक करके लिख लो मटेरियल, या कंडक्टर के बाद चाहो तो ब्रैकेट करके लिख लो मटेरियल। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर और मटेरियल by virtue of which, यानी जिसके प्रभाव से, या चाहो तो सिंपल लैंग्वेज में लिख लो ड्यू टू विच। अच्छे लैंग्वेज में लिखना है तो लिखो by virtue of which, यानी जिसके प्रभाव से, या सिंपल लैंग्वेज में लिखना है तो लिख लो ड्यू टू विच, by virtue of which it opposes the flow of electric current through it, it। यानी रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की, किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके प्रभाव से वो कंडक्टर, वो मटेरियल
अपने से होके गुजरने वाले इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। व्हाट दैट? ओके, अब एक लाइन छोड़ के लिख लीजिए। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बाय ओम। यही सर जॉर्ज सिमोन ओम ने ओम्स लॉ बनाया था। तो इन्हीं सर जॉर्ज सिमोन ओम के ऑनर में, उनके सम्मान में इस रेजिस्टेंस का यूनिट भी हमने ओम रखा। ठीक है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम या इज गिवन बाय ओम। ठीक है, और इसको, इस यूनिट को सिंबल हम लोग देते हैं ये ओमेगा का सिंबल। ठीक है, इज ओम एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, आगे लिखिए इज गिवन बाय ओम, उसके बाद लिखिए एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ओमेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि जाहिर है किसी भी कंडक्टर को अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में डालेंगे, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन आपने समझ लिया, रेजिस्टेंस को थोड़ा सा और डिटेल से हम लोग देख लें। ठीक है, अब देखो इस मटेरियल में रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, तो जाहिर है करंट फ्लो हो रहा है, उसके रास्ते में करंट के फ्लो के अगेंस्ट लग के ये अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, कहीं ना कहीं फ्लो को ये रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है। लेकिन अब मटेरियल के अंदर ऐसा क्या होता होगा कि वो मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर करता है? कभी आपने सोचा है कि उस मटेरियल के अंदर ऐसा क्या हो रहा होगा कि वो मटेरियल, वो कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के खिलाफ लग के एक फोर्स ऑफ अपोजिशन पैदा कर रहा है, या कहीं ना कहीं अपोज कर रहा है, कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट कर रहा है? कभी किसी ने सोचा है क्या होता होगा इस मटेरियल के अंदर? कभी किसी ने सोचा है कि ये रेजिस्टेंस इस मटेरियल के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर ऐसा क्या है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को ये अपोज कर रहा है? रेजिस्टेंस है तो आखिर कैसे एक्ट करता है? उन चीजों के अंदर आखिर कौन सा फेनोमेनन हुआ होगा, साइंस का, इंजीनियरिंग का कौन सा फेनोमेनन हुआ होगा जिसके वजह से ये अपने से होके गुजरने वाले इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करे? किससे कोलाइड करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो ध्यान से समझो इसको, बहुत ध्यान से आप लोग समझिए। जैसे हमने कंडक्टर को लिया ना, कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस की हमने बात की। जैसे ही कंडक्टर को हम लोग लेके चलेंगे, क्या पहचान है कंडक्टर की? कंडक्टर के बारे में कुछ बताइए, किन मटेरियल्स को हम लोग कंडक्टर कहते हैं? ओके, ठीक है, तो कंडक्टर आगे चल के जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, देखो होता क्या है ना कि हम लोग साइंस और इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीजों का हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। अब जाहिर है क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमें कोई ना कोई बेसिस चाहिए क्लासिफिकेशन करने का, क्लासिफाई करने का। बहुत सारा बेसिस, बहुत सारा पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे हम चीजों का क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि हम लोग मैटर को लेके चलते हैं, तो मैटर में भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। बाद में क्या था, तो बाद में मैटर का और भी फर्दर क्लासिफिकेशन आ गया, प्लाज्मा एंड बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। लेकिन प्राइमरली हम लोग इन तीनों चीजों को लेके चलते हैं मैटर में, स्टेट्स ऑफ मैटर में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आगे चलते जब हम लोग मटेरियल का एनालिसिस करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उनके रिएक्शन और उनके एक्शन के हिसाब से भी हम चीजों को, मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं। यानी कोई मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसा बिहेव करेगा, उसके बेसिस पे भी हम मटेरियल का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर मटेरियल का कैसा बिहेवियर है, उसके बेसिस पे भी हम मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं। और वहां हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी या ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मटेरियल इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां हम लोग क्लासिफाई करते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अब देखो कंडक्टर क्या है, तो कंडक्टर जाहिर है कुछ मेटालिक सब्सटेंसेस हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मौजूद रहता है और जिनसे हम लोग कंडक्टिविटी अचीव कर सकते हैं। उन मटेरियल्स को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। अब जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कॉपर का एक क्यूब हमने ले लिया, ठीक है, सपोज दैट कॉपर का एक स्लैब, एक क्यूब हम लोग लेके चलते हैं। होता क्या है कि आपको स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू में बताया गया होगा, तो आपको बताया गया होगा कि 3 स्टेट्स होता है मैटर का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में भी हम लोग आते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने साइंस अच्छे से पढ़ा होगा क्लास 10th लेवल में, उन लोगों ने देखा होगा कि सॉलिड को भी दो तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। कौन सा है वो? हैव यू हर्ड अबाउट द क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड? एमॉर्फस होता है वो, उसी को हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन यानी एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है,
अब देखो होता क्या है कि नॉन क्रिस्टलाइन जो है अमॉर्फस है, उसको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं, उनका कोई अरेंज स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मेनली आपके सॉलिड का पार्ट होता है। होता क्या है कि जैसे ही हम लोग स्टेट ऑफ मैटर्स में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि मैटर्स को हम लोग तीन तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में क्या होता है कि मटेरियल्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर बहुत हाई फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है कि एक क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है। लैटिस का मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट स्पेस में है, ठीक है, एक ग्रेटिंग, एक फ्रेम, एक जाल की तरह, ठीक है। तो एक लैटिस स्ट्रक्चर वाले जो सॉलिड होते हैं, यानी जिनका मॉलिक्यूल स्पेस में एक फिक्स ओरिएंटेशन में, एक फिक्स प्लेस में प्लेस रहते हैं, एक फिक्स पैटर्न में प्लेस रहते हैं, वैसे मटेरियल को हम लोग सॉलिड कहते हैं। और आगे चल के उन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग देखते हैं तो बहुत सारा स्ट्रक्चर हमें मिलता है, क्यूबिकल लैटिस, ठीक है, हेक्सागोनल क्यूबिकल लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, इस तरह क्यूबिक लैटिस मिलता है। मींस क्या है, ये जो कॉपर बना होगा ना, इतना बड़ा जो हम लोग कॉपर का स्लैब लेके चल रहे हैं, ये बना कैसे होगा? तो जाहिर है ये कॉपर बना है कॉपर के मॉलिक्यूल्स से, कॉपर के मॉलिक्यूल के अंदर कॉपर के एटम्स हैं। अब ये एटम्स, ये जाहिर है सॉलिड है, तो सॉलिड की पहचान है कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे बहुत हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिबिट करते हैं, और मॉलिक्यूल्स एक अरेंज स्ट्रक्चर में, स्पेस में, थ्री डायमेंशनल अरेंज स्ट्रक्चर में रहते हैं, जहां हर एक मॉलिक्यूल्स का पोजीशन फिक्स्ड है, हर एक मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन फिक्स्ड है, हर एक मॉलिक्यूल का स्पेस में, एक स्पेस में स्थान फिक्स्ड है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे हम लोग गौर से देखते हैं तो ये स्पेस में इसके एटम्स एक पोजीशन पे फिक्स हैं, क्यूबिक लैटिस की तरह, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की तरह, या कुछ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की तरह, ये अलग अलग कंडक्टर पर डिपेंड करेगा। तो कॉपर का जो मटेरियल है ना, मान लो एक क्यूब की तरह, एक क्यूबिक लैटिस की तरह है, यानी वहां पे क्यूब के हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम्स प्लेस है, हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम्स प्लेस है, और ये स्पेस में फिक्स है। लेकिन होता क्या है कि ये एटम स्पेस में फिक्स तो है, लेकिन अपने पोजीशन पे ये वाइब्रेट करते रहते हैं, अपने मीन पोजीशन पे। जिस तरह सिंपल पेंडुलम होता है ना, सिंपल पेंडुलम का ये मीन पोजीशन हो गया, और सिंपल पेंडुलम इधर से इधर वाइब्रेट करेगा। हम लोग बोलते हैं कि इसका ये एम्पलीट्यूड है, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी मीन पोजीशन से वाइब्रेट कर रहा है। उस तरह लैटिस स्ट्रक्चर में कॉपर के एटम्स स्पेस में फिक्स पोजीशन में हैं, लेकिन वाइब्रेट कर रहा है अपने मीन पोजीशन से, ठीक है, इस तरह से वाइब्रेट करता रहता है। अब जो मटेरियल्स हैं वो कंडक्टर क्यों हैं? तो होता क्या है कि आपको मैंने बताया था कि एटम एज ए होल न्यूट्रल रहता है, और हर एक मटेरियल किससे बना है? तो एटम से ही बना है। होता क्या है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं, खास करके मेटल्स, जिनमें उनका स्ट्रक्चर, उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर है अपने न्यूक्लियस से। जाहिर है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत न्यूक्लियस, अपने न्यूक्लियस से बहुत दूर है, यानी बहुत लूजली बाउंड है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत लूज है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इतने लूजली बाउंड होते हैं कि थोड़ी सी भी एनर्जी कहीं से भी मिल गई तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अपने पैरेंट एटम को छोड़ के निकल जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कांसेप्ट। तो आउटर मोस्ट कुछ मटेरियल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इतने लूजली बाउंड होते हैं कि कहीं से भी एनर्जी मिली तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अपने पैरेंट एटम को छोड़ के निकल जाते हैं। तो होता क्या है कि कॉपर भी एक ऐसा मटेरियल है, कॉपर भी एक ऐसा मेटल है जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से बहुत लूजली बाउंड है। जाहिर है मैंने आपको पहले बताया था कि कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से 1 F फोर्स इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो जाहिर है न्यूक्लियस से, यानी पॉजिटिव न्यूक्लियस में जहां पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं, और उससे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इनके बीच का डिस्टेंस अगर r बहुत बड़ा है तो जाहिर है r स्क्वायर, r जितना बड़ा होगा r स्क्वायर उतना बड़ा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कमजोर हो चुका है, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इतने लूजली बाउंड है अपने पैरेंट एटम से कि हल्की सी भी एनर्जी कहीं से मिलती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपने पैरेंट एटम को छोड़ के निकल जाते हैं, और जो एटम फ्री हो गए अपने पैरेंट एटम से छोड़ के निकल गए उन्हीं को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो जाहिर है एक इतना बड़ा जो हमने स्लैब लिया कॉपर का, उसमें बहुत सारे कॉपर एटम हैं, क्योंकि मोल कांसेप्ट के हिसाब से आपको पता है कि अगर 1 मोल ऑफ कॉपर एटम, 1 मोल ऑफ कॉपर एटम हम लोग ले रहे हैं तो वहां 6.023 × 10⁻23 एटम्स होंगे। इतने ज्यादा एटम्स हैं, और सबसे कुछ ना कुछ एक तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर निकल चुका है, तो यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस में हैं। तो जाहिर है एटम एज ए होल न्यूट्रल था, एटम का रिमेनिंग जो पार्ट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद वो अभी भी अपने पोजीशन पे फिक्स है, क्यूब के
क्यूब के एपेक्स पे, क्यूब के कॉर्नर्स पे फिक्स है लेकिन वाइब्रेट कर रहा है अपने मीन पोजीशन पे, ठीक है, एटम का रिमेनिंग पार्ट। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहां तहां घूम रहे हैं, रैंडम मोशन में जहां तहां घूम रहे हैं। आगे चल के आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताएंगे तो वहां देखेंगे कि जहां तहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं पूरे सरफेस में, ठीक है। तो ये मूवमेंट लगातार चलता रहता है, यानी एटम्स, जो रिमेनिंग एटम्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो अपने पोजीशन में फिक्स तो हैं लेकिन एक मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहां तहां रैंडम मोशन में है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहां तहां रैंडम ओरिएंटेशन में, रैंडम डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, कोलाइड कर रहा है कुछ इलेक्ट्रॉन से भी और कुछ इस पॉजिटिव आयन से भी, ठीक है। जैसे ही हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इस वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से इस मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शनल मोशन मिलने लगेगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, और वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई होगा और जिसकी वजह से एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। लेकिन होता क्या है, इस सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इलेक्ट्रिक करंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा इस फील्ड की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने की वजह से। लेकिन होगा क्या कि इस रास्ते में, इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये मूव करने के दौरान इन एटम्स से ये जो पॉजिटिव आयंस बचे हुए हैं इनसे जाके कोलाइड करते हैं, और ये कोलाइजन ही रेजिस्टेंस का कारण होता है। गॉट दैट? ये जो कोलाइजन है ना, ये जो एटम्स एक फिक्स स्ट्रक्चर पे हैं और अपने मीन पोजीशन से वाइब्रेट कर रहे हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना इधर से इधर, तो रास्ते में ये इन एटम से टकराते हैं, और ये एटम से टकराना परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन होता है, यानी एनर्जी का एक्सचेंज होता है, और ये परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन ही होना इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में रुकावट का कारण बनता है, यही रेजिस्टेंस है। गॉट दैट? ठीक है। अब देखो होता क्या है कि ये जो एटम्स जो फिक्स है अपने पोजीशन पे, एटम्स में भी कौन सा बचा, ये एटम एज ए होल तो न्यूट्रल था, लेकिन उन एटम्स में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, तो बचा कौन सा, पॉजिटिव आयंस ना, बचा पॉजिटिव आयंस ना। और इन पॉजिटिव आयंस का क्या मतलब है, इन पॉजिटिव आयंस का मतलब है कि जाहिर है एक तो उसका पूरा पूरा न्यूक्लियस, कॉपर के जितने प्रोटॉन्स होंगे, कॉपर के जितने न्यूट्रॉन्स होंगे, और कॉपर के बाकी सेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिर्फ आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकल के फ्री बन रहा है। हमेशा ध्यान में रखना, सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल के फ्री इलेक्ट्रॉन बन रहा है, बाकी इनर मोस्ट ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज हैं वहां पे, ठीक है। यानी यहाँ जो बच रहा है ना एटम में से, सिर्फ एक दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकला है आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, बाकी ये न्यूक्लियस और बाकी इलेक्ट्रॉन्स अभी भी हैं। लेकिन था क्या कि एटम ऐसे होल जब न्यूट्रल था तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, एक भी नेगेटिव चार्ज निकल गया तो बचा क्या, पॉजिटिव आयन। तो इन पॉजिटिव आयन का अपने मीन पोजीशन में वाइब्रेशन होता है, और ये जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है ना, इस वाइब्रेशन, जाहिर है किसी भी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होगा, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये पेंडुलम रोटेट कर रहा है, तो ये मैक्सिमम जहां तक गया ये इसका एम्पलीट्यूड है, या मैक्सिमम इस डायरेक्शन में जहां तक गया ये एम्पलीट्यूड है। तो हर एक वाइब्रेशन का एक मीन पोजीशन होता है, एक एम्पलीट्यूड होता है। तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है ना, ये टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी कारण से जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है, और जाहिर है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स के इन पॉजिटिव आयन से टकराने की टेंडेंसी बढ़ेगी, टकराने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो ये ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इसी कारण से टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। गॉट दैट? कांसेप्ट क्लियर हुआ? तो ये चीजें रेजिस्टेंस का कारण बनती हैं। ये फेनोमेनन होता है किसी कंडक्टर के अंदर जिसके वजह से वो कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है। आपने सुना होगा कि किसी किसी मटेरियल को हम लोग सुपर कंडक्टिविटी अचीव करा सकते हैं। कैसे करते थे हम लोग? टेम्परेचर को कम करके। जाहिर है टेम्परेचर को जितना हम लोग कम करेंगे ना, ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन उतना ही कम होता चला जाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होगा तो जाहिर है टकराने की टेंडेंसी कम हो गई। इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा था, ज्यादा वाइब्रेट करेगा तो ज्यादा टकराने की टेंडेंसी होगी, कम वाइब्रेट करेगा तो हो सकता है बाईपास करके इसको निकल जाए, टकराने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इसी को कम करते करते, टेम्परेचर को कम करते करते एक समय हम लोग ऐसा भी लाते हैं किसी पर्टिकुलर मटेरियल में, कॉपर में ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनसे हम लोग सुपर कंडक्टिविटी अचीव कराने की कोशिश करते हैं। तो टेम्परेचर इतना कम कर देते हैं कि उस आयंस का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मिनिमम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो। तो जाहिर है वहां किसी भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन जाके उन एटम से नहीं टकरा रहा है, तो वहां हम लोग सुपर कंडक्टिविटी अचीव करते हैं। गॉट दैट? ठीक है। तो ये कांसेप्ट आपके रेजिस्टेंस का रहा।